मिली तो संविधान बनने की एक सोच उभरने लगी। 1934 में सबसे पहली बार मांग की गई कि हमारी एक संविधान सभा हो। अब देखिए, इस इरा में बहुत ऐसे कंसेप्ट है जो आपके हिस्ट्री के साथ इंटरलिंक्ड होता है। जैसे कि 1934 से लेकर 1946 तक जितना ये दौर है उसमें क्रिप्स मिशन भारत में आया, कैबिनेट मिशन आया, अगस्त ऑफर आया, ऐसे कई प्लान आए जिनके वजह से भारत के संविधान या फिर यूँ कहिए कि 1935 का जो एक्ट था उसमें उसके बहुत बुनियादी या फिर उसमें जितने भी पॉइंट्स कहे गए हैं हमारे भारत के संविधान से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो इस बीच में ऐसी गतिविधियां हुई है जो भारत के संविधान को समझने के लिए अहम होगी। लेकिन जबकि ये एनसीईआरटी की क्लास है तो इतना डेप्थ में नहीं जाते। जब मेन रेफरेंस बुक की बात करेंगे तो बहुत डिस्क्रिप्टिव या फिर डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि 1934 में सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई तो आप ये समझ कर चलना कि उससे पहले भी हिस्टोरिक डेवलपमेंट कुछ हुए होंगे जिसके कारणवश हमारी 1934 में 1934 में सबसे पहले मांग की गई। 1934 से लेकर 1946 तक चीज़ें किसी तरह खिंचती रही। भारत हमेशा ये प्रयास कर रहा था कि हमें आज़ादी किसी न किसी तरीके से मिल जाए। उसके बाद इसके बीच में ही दूसरा महायुद्ध भी हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने हमारी डिमांड को और ज़्यादा तेज़ कर दिया। इसके पीछे क्या कारण थे? तो ब्रिटेन ऑलरेडी स्टक था वर्ल्ड वॉर 2 में और उनको हमारी मदद लग रही थी। अब ये एक लाइन में बताने वाली चीज़ है नहीं, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ब्रिटेन को हमारी ज़रूरत थी तो हमने ये शर्त रखी कि हमको आज़ादी दे दो, बदले में हम आपकी मदद करेंगे। उसमें भी कई पक्ष हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अलग पक्ष है, गांधी जी का अलग पक्ष है, नेहरू अम्बेडकर का अलग पक्ष है। सो अभी के लिए जो ज़रूरी है, 1934 में सबसे पहले डिमांड की गई। 1934 से लेकर 1946 तक कैसी तरह की चीज़ें खिंचती रही। दूसरे वर्ल्ड वॉर ने दूसरे महायुद्ध ने इस चीज़ को और गति दे दी और 1946 तक आते आते हमारी जो मांग थी ब्रिटेन ने कबूल की। और अब भारत में संविधान बनने की ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है, भारतीय अपना अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, भारत अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का गठन कर सकता है और आने वाले उसके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए नियम और रूल्स और रेगुलेशंस बना सकता है। तो लगभग दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक, मतलब लगभग 3 साल तक हमारा संविधान बनने की प्रक्रिया में था। अब आपको लग रहा होगा कि 3 साल लगाकर इन्होंने क्या संविधान में ऐसी बड़ी बात कर दी। तो जब हम इसकी बात करेंगे कि उनके सामने क्या क्या समस्याएं थी तब आपको समझ में आए। एक बार इमेजिन करके देखिए, आपको ऐसी किताब लिखनी है जिसके ऊपर आने वाली लगभग अगले 100 साल की जो जनरेशन है, 100 साल में जितने भी लोग भारत में जन्म लेंगे उनका भविष्य आपके इस किताब पर निर्भर करता है। और उसके साथ साथ भारत में क्या क्या दिक्कतें थी। सबसे पहले तो सांप्रदायिक दंगे अपने चरम पे थे। उससे पहले ब्रिटेन का जिस प्रकार ने ने हमारा शोषण किया था, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन दुरुस्त नहीं थी। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। इसको ठीक करवाना था। हिंदू मुसलमान अपने आप में लड़कर मर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो चाह रहे थे कि भारत के 2 टुकड़े हो और भारत के 2 टुकड़े बनाकर पाकिस्तान का निर्माण उन्होंने किया। उसमें भी 2 गढ़ बने, एक पूर्व पाकिस्तान, एक पश्चिम पाकिस्तान। अच्छा, ये तो ठीक है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये तो चीज़ें हम फिर भी कुछ उसमें से मार्ग निकाल लेते, कुछ वे आउट कर लेते। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या उस दौरान बनी हुई थी वो ये थी कि भारत में थी 365 रियासतें और 365 में से हर राजा, हर रियासत ये चाह रही थी कि हम स्वाधीन रहे, हमारा अलग कानून हो। हम ऐसी सोच रखने वाली रियासतें भी भारत में थी। एक बार इमेजिन करके देखिए, अगर 365 रियासतें अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो भारत के 365 टुकड़े आज हम देख रहे होते, जिसका अलग अलग कानून होता, जिनकी अलग अलग करेंसी होती, कई के तो अलग सैन्य शासन होता। पता नहीं भारत की क्या दुर्व्यवस्था होती। ये सबसे बड़ी समस्या नेहरू, पटेल और वीपी मेनन के सामने थी। अभी तीनों आदमी कौन है? नेहरू तो आपको पता होंगे कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। पटेल के बारे में भी आप ठीक ठाक जानते होंगे। वीपी मेनन एक ब्यूरोक्रेट थे जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, इनको भारत में लगभग हर स्टेट को लाने के लिए, लेकिन मुख्यतः कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत में लाने के लिए। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री के डेवलपमेंट्स का थोड़ा अगर मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा,
तो हैदराबाद में पोलो मिशन करवाया गया था। वहाँ का जो नवाब था अमीर उस्मान अली खान, उसको वो नहीं चाह रहा था कि भारत में हम जुड़े, वो चाह रहा था कि पाकिस्तान से जुड़े, और पाकिस्तान से कैसे जुड़ जाता, भारत का हिस्सा था। तो वहाँ पे पोलो मिशन करवाया गया, पुलिस का एक प्रकार से ऑपरेशन वहाँ पे था। उसके बाद कश्मीर में कई सारी चीज़ों, कश्मीर तो आज भी हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरा है, लेकिन कश्मीर की समस्या उभरी। उसके बाद जूनागढ़, जहाँ पे घेराबंदी करवाई गई थी, और ऐसे हर रियासत को भारत में लाना था। समस्या तो बहुत जटिल थी, और ऐसे 365 रियासतों को भारत में लाकर उनके लिए, वहाँ की जनता के लिए, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी सिर्फ इसलिए कि भारत आज़ाद हो जाए, ऐसे लोगों के लिए संविधान बनाना था। एक बार उस फेज़ में जाकर देखिए, भारत के राजनीति का सबसे कठिन और सबसे चैलेंजिंग फेज़ अगर कोई था तो वो इरा था। अगर आपको इन सब चीज़ों में रुझाव है कि भारत का एकीकरण कैसे हुआ, कश्मीर में क्या स्थितियाँ बनी जिसके वजह से हम आज भी भारत पाकिस्तान, पहलगाम वाला जो इंसिडेंट हुआ वो भारत में हो रहा है, हैदराबाद को कैसे भारत में लाया गया, त्रावणकोर और अन्य जो रियासतें थी उनको भारत में कैसे लाया गया, अगर भारत का एकीकरण का इतिहास जानने में आपको इंटरेस्ट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम प्रयास करेंगे कि उसके ऊपर भी एक नई सीरीज़ या फिर एक लेक्चर सीरीज़ उस पर लॉन्च करें, या उसके कैसे स्थितियाँ बनी थी, उसको भारत ने कैसे डील किया है, उसके बारे में हम उस लेक्चर सीरीज में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं। तो अब तक जो मैं आपको समझा पाया हूँ यह है कि भारत के सब में संविधान की ज़रूरत क्यों है। फिर हमने देखा कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, 3 साल लगे, और इस 3 साल में से भी कुछ साल बहुत अहम हैं। जैसे कि 1934 में सबसे पहले मांग की गई कि हमारी एक संविधान सभा हो। दूसरे महायुद्ध में उस मांग को और बढ़ोतरी मिली, उसमें और अधिकतम मांग और ज़्यादा चली। फिर 1946 आते आते ब्रिटेन ने ये कबूल किया कि भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए। फिर उसके बाद दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक 3 साल तक संविधान सभा का काम चला। उसमें अलग चीज़ों पर डिस्कशन हुआ, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, भारत के टेरिटरी में कितने प्रदेश होंगे, उसमें यूनियन टेरिटरीज कौन सी होंगी, फंडामेंटल राइट्स में कौन से अधिकार डालने हैं ताकि जनता को किसी भी डिक्टेटरशिप वाले या फिर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट से बचाया जा सके, उसके लिए मौलिक अधिकार की संरचना की गई। फिर फंडामेंटल राइट्स के अधीन बाद में आने वाले डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जिसके अंदर बताया गया, अगर हिंदी में उसको कहना है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको हम कहेंगे, जिसके अंतर्गत बताया गया कि राज्यों को क्या क्या प्रयास करने चाहिए। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हालांकि बहुत देर बाद ऐड की गई। जब हम मेन रेफरेंस बुक की बात करेंगे तब जानेंगे कि ऐसा क्यों किया गया। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, उसके बाद मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, भारत का प्रधानमंत्री किसे कहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का काम कैसे चलेगा, हाई कोर्ट का काम कैसे चलेगा। ऐसी मुख्य की वजह से उनको 3 साल लगे, क्योंकि भारत में ऐसी दिक्कतें उस समय थी जिनको टैकल करना था, जिनको संरक्षित रखना था। आइए